Hello everyone, welcome back. In last video, we have started chapter first of economics of 10th standard development, and we have discussed about the development and different people have the different development goals. What may be development of one may not be the development of other. It can be destructive. यानी कि अगर एक पर्सन का किसी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन का भी सेम उसी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो. And the World Development Report that is presented by the World Bank, and World Bank use the criteria on the basis of average income or per capita income to comparison of different countries. Today we are going to discuss about the comparison of different states on the basis of income and other aspects, like income and the other criteria. कि इनकम के अलावा और कौन सा क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं. नो डाउट इनकम लेवल इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज समवेयर इनएडिक्वेट, कि मतलब बहुत सही नहीं है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया था कि अगर एक कंट्री में बहुत ज़्यादा रिच पीपल हैं या बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं तो ये सारी सिचुएशंस जो है एवरेज इनकम से हमें क्लियर नहीं होती. जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो हाइड हो जाती है और एक पर पर्सन कितना अर्न करता है एक्चुअली जो है वो हमें नहीं पता चलता. सो इनकम के अलावा जो दूसरे क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर. IMR indicates the number of children that before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. कि देखो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जहाँ पे 1000 न्यू बॉर्न बेबीज हैं, बच्चों का जन्म होता है, तो उनमें से कितने हैं जो अपना 1 ईयर जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं, यानी अपना फर्स्ट बर्थडे उसके बाद नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते हैं, और कितने हैं जो बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर उनसे पहले ही उनकी किसी कारण से डेथ हो जाती है. तो वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कितना रेशियो है कि कितने बच्चे जो हैं लाइव रहे और कितने जो हैं एक्सपायर हो गए. सेकेंड है लिटरेसी रेट, यानी कि जो उनका शिक्षा का दर है. इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, कि 7 और उससे अबव एज ग्रुप वाले कितने लोग पढ़े लिखे हैं. लिटरेसी रेट के लिए क्या मेजरमेंट करते हैं कि इन एनी लैंग्वेज इफ ही और शी कैन राइट एंड रीड ही इज नोन एज द लिटरेट पर्सन, कि अगर वो जानता है लिखना पढ़ना तो उसको क्या कहेंगे, लिटरेट. एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप. यानी 14 to 15 ईयर्स तक के बच्चे कितने हैं जो रेगुलर स्कूल अटेंड करते हैं, मतलब स्कूल जाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, और कितने हैं जो इससे पहले ही अपनी स्टडी छोड़ देते हैं और घर पे बैठ जाते हैं. मतलब पॉवर्टी इसका मेन रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हायर स्टडीज़ तक आगे नहीं पहुंच पाते हैं. तो ये इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हमें कंपैरिजन करना चाहिए कि कौन सी स्टेट कौन सा एरिया जो है वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, या कहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और किन एरियाज में कम है. तो हमारे सामने यहाँ पे देखो 2 टेबल्स हैं. फर्स्ट टेबल में यहाँ पे 2015-16 के अकॉर्डिंग जो डाटा जो है ये हमारे सामने है, और ये डाटा कौन प्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक सर्वे हुआ जो 2016-17 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका काम होता है कि ये पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करना. तो स्टेट्स हैं यहाँ पे हरियाणा, केरला और बिहार, यानी कि इंडिया की 3 स्टेट्स ली हैं और इनका कंपैरिजन किया गया है. 2015-16 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो हरियाणा की है 1,62,034 रुपीज़ में है, और केरला की 1,55,516
बिहार की 34,168। तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली आपको क्या लग रहा है कि कौन सी स्टेट जो है वो डेवलप्ड है? वो हरियाणा, ठीक है। और जो लोअर बिल्कुल लीस्ट पे है वो क्या है? बिहार, कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बिल्कुल कम है। ओके, नाउ इनकम के अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट्स हमने अभी ऊपर डिस्कस किए वो भी हरियाणा, केरला और बिहार का ही आपस में कंपैरिजन है। इनकम के अलावा IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो हरियाणा में, ठीक है, 2015-16 में जो है IMR कितना रहा पर 1000, जो बिल्कुल स्मॉल चिल्ड्रन हैं, शिशु हैं, उनमें से 36 जो है यहाँ पर मतलब इनकी डेथ हो गई, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा है केरला, केरला में यहाँ पर 12, ठीक है, 1000 में से 12 छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई। बिहार में 42। तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का आपस में इन तीनों स्टेट्स का क्या कंपैरिजन है कि यहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, केरला में सबसे कम है, ठीक है। दूसरा है लिटरेसी रेट, ये 2011 के अकॉर्डिंग 82% जो है हरियाणा का लिटरेसी रेट है, 94% केरला का और 62% है बिहार का। नेट अटेंडेंस रेशो ये है 61, यानी कि 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 2013-14 के अकॉर्डिंगली हरियाणा में 61 स्टूडेंट्स जो हैं जो रेगुलर स्कूल अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो है। उसके बाद केरला में 83 और बिहार में 43, ठीक है। तो ये इनकम जो है मतलब पर कैपिटा इनकम के अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है कि केरला में जो है यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, यहाँ पे लिटरेसी रेट भी हाई है और साथ में नेट अटेंडेंस रेशियो भी हाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर केरला की इनकम जो है यहाँ में मिडल में दिखाई दी है कि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये तीनों क्राइटेरिया जो है ये यहाँ पर बेस्ट है। इट मीन्स कि केरला की गवर्नमेंट ने किसके ऊपर फोकस किया? मेनली एजुकेशन पे और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिली और अच्छे मतलब स्कूल्स ओपन कराए गए और इसके अलावा अच्छे हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड कराई गई वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स का यहाँ पे कंपैरिजन है। इसके अलावा बिहार में देखो यहाँ पर मतलब उनके पर कैपिटा इनकम भी लो है, साथ में यहाँ देखेंगे हम कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी यहाँ पर कम है कि बहुत कम स्टूडेंट है जो रेगुलरली 14 to 15 एज ग्रुप के जो है रेगुलर स्कूल जा रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स है वहाँ पे। तो बिहार का जो है बहुत लीस्ट जा रहा है, यहाँ हमारे सामने पूरा डाटा है। तो इन मतलब दोनों टेबल्स की कंपैरिजन से हमें पता चल गया कि सिर्फ इनकम के बेस पे अगर हम डिफरेंट कंट्रीज का या डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो एडिक्वेट नहीं है। Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. So now the public facilities in any country, in any state, public facilities are provided by the government. कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को बेसिक अमेनिटीज, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करे। Money in your pocket can't buy all the goods and services that you may need to live well, and income by itself is not a completely adequate indicator of a national goods and services। कि हमारे पास जो भी मनी है जरूरी नहीं कि हम पैसे से सब कुछ खरीद ले, ठीक है। बेसिक सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, कुछ स्टेट्स में एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया लाइक केरला में। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में जो है हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे से प्रोवाइड की हुई हैं। फिर भी मनी से भी हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ये एग्जाम में मोस्टली 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में, तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे जो गिवन है अच्छे से लर्न करने हैं। मनी कांट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट
से पॉल्यूशन को दूर करना चाहते हैं, बट पैसे से तो हम नहीं कर सकते। हम कितने इसके ऊपर कैंपेन करते रहते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को कि मतलब एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम करें, बट ऐसा नहीं है कि मनी से जो है हम बिल्कुल पॉल्यूशन खत्म कर लें। सेकेंड, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन की जो भी मिलावट होती है दवाइयों में, तो बिना मिलावट की दवाइयाँ भी आप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। एंड कांट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, तो उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। देखो, अगर हमें बस अभी एग्जांपल है कि अगर ऐसा कुछ होता तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, जापान, उनके पास कितना पैसा है, तो क्या वहाँ पे जो कोरोना है ऐसे इन्फेक्शन से वो लोग बच पाए? नहीं ना। तो मतलब कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप मनी से मटेरियलिस्टिक चीजें तो खरीद सकते हो, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मनी से आप नहीं परचेज कर सकते। ओके, यहाँ तक ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एक तो रिपोर्ट जो है, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस इज पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों में कंपैरिजन आ जाता है एग्जाम में कि वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है और जो यूएनडीपी ने जो भी क्राइटेरिया प्रेजेंट किया है, दोनों में क्या डिफरेंस है। कि वर्ल्ड बैंक ने तो ये कहा कि ओनली एंड ओनली इनकम बेस पे, यानी पर कैपिटा के बेस पे कंट्रीज का कंपैरिजन हो, वो भी यूएस डॉलर में। बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी प्रेजेंट करता है, वो क्या कहता है कि इनकम के अलावा जो दूसरे क्राइटेरिया हैं, वो है एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस। इन्होंने ये कहा कि भी इनकम के अलावा, पर कैपिटा इनकम के अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरे जो क्राइटेरिया है, वो कि हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, कि हेल्थ के ऊपर भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, और एजुकेशनल लेवल से भी हमें कंट्रीज का और स्टेट्स का कंपैरिजन करना चाहिए। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय द यूएनडीपी इन 2016। तो ये टेबल है आपके सामने कि इंडिया और इसकी नेबरिंग कंट्रीज का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। किसके बेस पे? फर्स्ट है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, वो भी डॉलर में। और सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब मतलब एक न्यू बेबी बॉर्न करता है, तो उस समय एक एक्सपेक्ट करना दैट हाउ मच ही और शी विल लिव लॉन्ग, कि कितना समय ये जिएगा, एक एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ पर्सन। तो वो 2015 के अकॉर्डिंग कितनी रही? एंड मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, कितने लोगों ने जो है स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की। एंड HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और वो रैंक निकाला गया टोटल 188 कंट्रीज का, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। 188 कंट्रीज में से रैंक है इंडिया। देखो इस टेबल में अब कहाँ पे स्टैंड करता है कि पर कैपिटा इनकम है 5663, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ यहाँ पे 68.3, ठीक है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 6.3 एंड रैंक है 131। ये इंडिया का रैंक है HDI। तो यहाँ पे जो है एग्जाम में मोस्टली इंडिया का रैंक आपसे पूछ सकते हैं, या इसके अलावा जो है नेबरिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया से ज़्यादा जो है वो किसका रैंक है, पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है, वो है श्रीलंका। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडिया से भी बेटर सिचुएशन है श्रीलंका की। एक स्मॉल नेशन है, आइलैंड नेशन है इंडिया के सदर्न टिप पे, और उसका पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी ज़्यादा है इंडिया से, और यहाँ पे रैंक उसका 73 है और इंडिया का 131 है। तो पूरी टेबल जो है ये बिल्कुल आपके सामने है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर सकते हो। बिल्कुल करंट डाटा है जो 2016 में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट की यूएनडीपी ने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास ओल्ड बुक्स होती हैं तो उसमें ओल्ड डाटा रहता है उनके पास, बट ये बिल्कुल लेटेस्ट और करंट डाटा है। नेक्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI,
कि अगर किसी पर्सन का ये पता करना हो कि वो मतलब अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। देन टेक वेट ऑफ ए पर्सन इन किलोग्राम, ठीक है, और हाइट जो है उसको हमने मीटर्स में लेना है। देन वेट ऑफ ए पर्सन डिवाइडेड बाय हाइट का जो है स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। स्क्वायर ऑफ हाइट से उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट BMI आ जाएगा। और इफ द फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड अंडर नरिश्ड, and if BMI is more than 25 then person is overweight। तो एग्जाम में मोस्टली इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि या तो आप से जो है फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि BMI का क्या फॉर्मूला है, कि वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट, और या आपके पास कुछ फिगर देंगे और आपको जो है उसका आंसर निकालना होगा और ये बताना होगा कि वो पर्सन जो है अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है। तो हमें क्या माइंड में रखना है कि अगर जो हमारी जो फिगर आएगी हमारे सामने 18.5 से कम है तो हम क्या कहेंगे कि वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। और अगर 25 से ज्यादा आती है BMI की फिगर तो वो पर्सन ओवरवेट है। तो एग्जाम में 1 मार्क से ज्यादा है, इसके ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारा जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है वहां भी यही सेम टॉपिक है कि एनवायरनमेंट को यानी डेवलपमेंट को सस्टेन करके रखना, कि आज जो सारी कंट्रीज डेवलपमेंट के पाथ पर हैं तो उसको सस्टेन रखना। कैसे सस्टेन रहे, हमें पता है कि जो भी हमारे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, जो इन फ्यूचर कभी भी खत्म होने वाले हैं, एग्जॉस्ट होने वाले हैं, उनके ऊपर हमारी सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो हमें जो है इन रिसोर्सेज का बहुत वाइजली बहुत जुडिशली यूज़ करना है, क्योंकि हमने जो है अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को, एक बहुत अच्छी जो है यहाँ पे कोटेशन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि हमें जो है अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया है हमने इस वर्ल्ड को, वी हैव बोरोड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, यानी हमने जो अपनी फ्यूचर जनरेशन से इसे उधार में लिया है। तो उधार में ली हुई चीज को बहुत जुडिशली बहुत अच्छे सोच समझ के तरीके से यूज करनी होती है। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका हम बहुत मिनिमम यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लाइक टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तो इन रिसोर्सेज के ऊपर, इन एनर्जी के ऊपर जो हमारा ज़्यादा फोकस रहे, इनको हम यूज़ करें, तभी जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सस्टेन रह सकता है, हमारा डेवलपमेंट सस्टेन रह सकता है। नहीं तो कभी भी जो है ऐसा हमें दिन देखना पड़ सकता है कि ये जो डेवलपमेंट की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं वो कभी भी उसके ऊपर फुल स्टॉप लग सकता है। तो हमें कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, लाइक इंक्रीज्ड यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कि जितने भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, एंड लेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनका हमें कम यूज़ करना है। अडॉप्ट मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आज एक मतलब वर्ल्ड लेवल का जो क्राइसिस है, एक प्रॉब्लम सबके सामने है, उसको हम कम करें, कंट्रीब्यूट करें कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत कम हो जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं आज हमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने की नीड है, और जो लोग प्लांट्स को कट कर रहे हैं उसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगाना चाहिए, तभी जाकर जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी एग्जाम में मोस्टली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, आप एक बार इसको अंडरस्टैंड करके अपने आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस लास्ट टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर है फर्स्ट इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट यही कंप्लीट होता है। कि स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि डेवलपमेंट का मीन क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट पीपल हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हैं, फिर कि एक पर्सन का डेवलपमेंट जो है अगर हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन का भी डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो थोड़ा हार्मफुल या नेगेटिव रिजल्ट्स भी लेके आ सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है।
उसके बाद जो है, जो वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया प्रेजेंट किया हमारे सामने कि पर कैपिटा इनकम के बेस पे जो है हमें कंट्रीज का जो कंपैरिजन किया। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन कि इनकम के अलावा जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक पर कैपिटा इनकम के अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या फिर हेल्थ स्टेटस है या लिटरेसी रेट है, उनके बेसिस पे भी जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन किया। और जो लास्ट में ये टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।